बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 में हमने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन की बात की थी। यहाँ पे वही आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स म्यू है और देखते हैं कि इसको अगर आइंस्टाइन समेशन से ही देखें तो क्या हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो ये कंट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है, विच इज़ इक्वल टू अगर आइंस्टाइन समेशन में अगर आप देखें तो ये x0 x1 x2 x3 है, ये x0 1 2 3 है। आइंस्टाइन समेशन से हमें x0 मिलेगा प्लस x1 x1 प्लस x2 प्लस x3। अब दोबारा जाके इसकी जो अपनी वैल्यूज़ है वो उसमें पुट कर लें। x0 जो हमारे पास था ct, क्योंकि टाइम इक्वल है तो इसी वजह से हम इसी फ्रेम में जो हमारे पास टाइम है वो t है, तो दोनों के लिए टाइम हमारे पास tt है, तो ct दोनों का सेम है। x1 जो हमने सपोज किया था x, और ये जो कोवेरिएंट फॉर्म था ये माइनस एक्स था, प्लस x2y के हमने बराबर किया था, ये जो कोवेरिएंट है ये माइनस वाई है, प्लस x3z है, ये जो कोवेरिएंट है ये माइनस z है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो c² t², और यहाँ से माइनस माइनस हम निकाल सकते हैं बाहर, तो ये x² प्लस y² प्लस z² आ गया। इसको फर्दर अगर ये देखें कि आइंस्टाइन समेशन इन दो पोजीशंस का क्या है, तो c² t² माइनस x डॉट x, क्योंकि इसको अगर आप देख लें, मेरा ख्याल है कि ये अगर r डॉट r कर दे तो ये ठीक होगा, क्योंकि एक पॉइंट इसमें मिसिंग जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये अगर r डॉट r ही कर दे तो मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा, क्योंकि r की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस n2 डॉट प्रोडक्ट अगर आप ले ले xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास x² प्लस y² प्लस z², तो ये r डॉट r, तो इसका मतलब ये x म्यू ये बराबर है c² t² माइनस, ये एक एग्जाम्पल था जो आइंस्टाइन समेशन के लिए हमने लिख दिया। अच्छा, फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ये जो अनदर फॉर्म एक और मैट्रिक एक और टेंसर है, और वो टेंसर है हमारे पास जी म्यू। इसको ये कंट्रावेरिएंट है, मतलब जी एक मैट्रिक टेंसर है, और ये आगे जो मैट्रिक टेंसर है ये यूज़ होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है। और ये इसका कंट्रावेरिएंट फॉर्म है। इसको याद रखिएगा कि अगर हमारे पास म्यू और न्यू दोनों ज़ीरो है, अगर ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है, तो ये हमेशा के लिए ये 1 के बराबर होगा। ये आप लोगों ने समझना है, ये याद रखना है। जैसा कि मैंने ये लिखा है कि g00 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है म्यू और न्यू दोनों ज़ीरो है, तो इसकी जो हमेशा के लिए जो वैल्यू है वो 1 होगी। फिर अगर ये सेम होगी, मतलब ये म्यू और न्यू सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये हमेशा के लिए -1 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसा कि इस तरह मैंने लिखा है g11 which is equal to g22 which is equal to g33 which is equal to -1। और अगर ये डिफरेंट वैल्यूज़ है, मतलब म्यू और न्यू की वैल्यू डिफरेंट हो,
फॉर एग्जांपल 01 है, 02 है, 03 है, फिर 12 है, 23 है, 31 है, जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास म्यू इज़ नॉट इक्वल टू न्यू, देन जी म्यू न्यू, ये जो मेट्रिक टेंसर है इसकी वैल्यू हमेशा के लिए हमारे पास ज़ीरो होगी। और इसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फिर या यहाँ से नोट कर ले तो उधर से ये फिर हम बता सकेंगे ज़्यादा डिटेल से। जिस तरह ये मैट्रिक टेंसर इसका जो कंट्रावेरिएंट फॉर्म है इसकी वैल्यूज़ ये है। सिमिलरली अगर कोवेरिएंट फॉर्म अगर हम ले लें तो बिल्कुल इसकी वैल्यू सेम रहेगी इसकी, मतलब कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फॉर्म इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट मतलब नहीं है, वैल्यूज़ सेम है। जिस तरह 00 G00 के लिए ये 1 है तो ये G00 ये भी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ 1 है। फिर G11 G22 G33 इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए और होगी। और फिर G01 है, G02 है, जितनी भी डिफरेंट म्यू, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ पे एक पॉइंट है कि यह जी म्यू न्यू एंड जी म्यू न्यू ये जो कंट्रावेरिएंट है एंड कोवेरिएंट metric tensor have the same values but actually these are different। ये different behave करता है। values बेशक same है लेकिन ये different behave करता है। और इसको कैसे हम देख सकते हैं कि इसका behavior different है, तो हम एक raising and lowering indices लेते हैं और इसकी बिहेवियर देखते हैं कि बिहेवियर इसका डिफरेंट क्यों है। यहाँ पे ये जी म्यू न्यू एंड जी म्यू न्यू ये हम यूज़ करेंगे और इंडिसेस को चेक करेंगे कि इससे क्या होगा और इससे क्या होगा। ठीक है, तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। आगे देखेंगे कि कैसे। IEV कैन राइज द इंडिसेस यूजिंग दिस। कोई भी इंडिस है, ये जो मैट्रिक टेंसर है इसको अगर हम अप्लाई कर दें तो किसी अगर लोअर इंडिस में कोई है तो ये मैट्रिक टेंसर जो है इसका जो कोई भी एलिमेंट है इसके लोअर इंडेक्स इसको राइज कर देता है, अपर कर देता है। और ये जो दूसरा है जी म्यू न्यू, अगर ये किसी एलिमेंट को अप्लाई कर दे मैथमेटिकली, आगे देखेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये किसी चीज़ का जो इंडेक्स है वो लोअर कर सकता है। तो इसी वजह से इसका जो बिहेवियर है इसलिए डिफरेंट है। वैल्यू बेशक सेम है लेकिन इसका बिहेवियर डिफरेंट है। कैसे इसको समझने के लिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम इधर बहुत सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास x न्यू है, कोई भी पोजीशन है x न्यू। न्यू आप लोगों को पता है कि न्यू की वैल्यू है 0 1 2 3, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, 0 1 2 3। और यहाँ पे G0 न्यू ये जो अपर है कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है G0 न्यू, और इस लोअर इंडेक्स पे हम अप्लाई कर ले ये न्यू लोअर है, तो क्या ये जो लोअर इंडेक्स है मतलब इसके साथ क्या
बिहेवियर ये मैट्रिक टेंसर करता है। तो इसको जानने के लिए देख लेते हैं, इसको आइंस्टाइन समेशन में लिख लेते हैं। आइंस्टाइन समेशन में कैसे लिखते हैं? G0 न्यू, न्यू की वैल्यू 0 1 2 3 है, ये भी 1 0 1 2 3 है। तो आइंस्टाइन समेशन में 0 0 पहले लिख लेते हैं, G0 0 और x0 प्लस G01 x1 प्लस G02 x2 प्लस G03 x3, सिर्फ और सिर्फ न्यू की वैल्यू हमने पुट की, तो आइंस्टाइन समेशन से हमें ये चीज़ मिल गई। अब ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर G01 अगर ये डिफरेंट वैल्यू है, अगर कंट्रावेरिएंट में भी है और कोवेरिएंट में भी है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, जो हमने देखा है कि ये इस तरह है। फिर G00 ये भी डिफाइंड है कि ये 1 के बराबर है, और यहाँ पे x0 है, तो x0 को अगर मैं x0 लिख दूं तो फिर लिख सकता हूं कैसे, क्योंकि x0 विच इज इक्वल टू x0 के बराबर है। ये जो कंट्रा कोवेरिएंट है x0, ये इसके बराबर है। ये हम, क्योंकि दोनों की वैल्यू ct है, तो इसको हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने देखा है कि इस x0 की जगह में x0 कोवेरिएंट फॉर्म लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि G0 न्यू x न्यू, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो चीज़ है ज़ीरो, ये पहले बाकी टर्म्स तो ज़ीरो हो गए, लेकिन यहाँ पे ये जो इंडेक्स था ये लोअर था और फिर ये अपर हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, हो क्या रहा है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे हमने समझना है। ये जो न्यू है और ये न्यू है, मतलब ये जो अपर एंडिस में और लोअर एंडिस में, ये कंट्रैक्ट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ये अगर ख़त्म हो गया, ये और ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो मैट्रिक टेंसर पे जो अपर ज़ीरो है, ये ज़ीरो आपने इधर अपर लिखना है। तो यहाँ से इधर से भी पता चल जाता है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, बेशक इसका मेथड यही है, लेकिन आगे अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इसको समझना है, तो समझना ये कि ये और ये न्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपके पास ये ज़ीरो बचा, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो x ज़ीरो हो गया। चलो, ये तो हमने कहा कि x0 के बराबर है, फिर हमने ये लिख दिया कि x0। लेकिन चलो आगे चलते हैं, इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलरली G1 न्यू x न्यू, मतलब ये अगर हम आइंस्टाइन समेशन में लिख लेते हैं, तो न्यू की वैल्यू हमने 0 1 2 3 पुट करना है। आइंस्टाइन समेशन 1 0, न्यू की वैल्यू 0, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू 0 प्लस न्यू की वैल्यू 1, न्यू की वैल्यू 1 प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, ये जो 1 है ये 1 1 1 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन समेशन में ये है कि न्यू की वैल्यू हमने पुट करनी है और समेशन सम लगाना है। तो यहाँ पे पहले 0, तो इधर 0 आ जाएगा, प्लस इधर 1, इधर 1 आ जाएगा, प्लस इधर 2, इधर 2 आ जाएगा, प्लस इधर 3 आ जाएगा। तो ये मैंने आइंस्टाइन समेशन में इस तरह लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे एक पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट ये है कि अगर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ G10 है, म्यू और न्यू की वैल्यू डिफरेंट है, जो हमें ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, G10 ये ख़त्म हो जाएगा, दिस इज़ ज़ीरो, दिस गोज़ टू ज़ीरो, दिस गोज़ टू ज़ीरो। अब
G11 जो हमने डिफाइन किया है कि इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो x1 है ये -x1 के बराबर है। ये जो x1 नीचे है, इसको अगर माइनस कर दे तो ये जो इंडेक्स है ये ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट नोटेबल है कि यहाँ पे जो हमने माइनस लिख दिया तो यहाँ से ये जो इंडेक्स है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस हमने इसको रिवर्स कर दिया। जब इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो इसकी जो इंडेक्स है ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये -1 ये -1 प्लस हो जाएगा और x1 एज इट इज़। और फिर आप लोगों ने देखा कि ये जो न्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो 1 है ये ऊपर आ गया। तो ये जो लोअर इंडेक्स है इसको हमने अपर कर दिया। ये किस वजह से? ये जो मैट्रिक टेंसर है इसी के थ्रू हमने इसको लोअर इंडेक्स को हमने अपर बना दिया। तो इसका ये काम है कि ये जो मैट्रिक टेंसर है लोअर इंडेक्स को अपर बना देता है और अपर को लोअर कर देता है। ये इसकी हॉबी है। अच्छा, इसको जनरलाइज कर देते हैं, मतलब 1 नहीं लिखते, जी न्यू लिखते हैं और एक्स न्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो सारे वैल्यूज़ होने चाहिए। अब ये न्यू और ये न्यू ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो म्यू है ये इधर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स म्यू। सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट बहुत ये नोट करना चाहिए कि ये जो न्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपके पास ये इंडेक्स रह गया, ये इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स म्यू। इसको हमने जनरलाइज कर दिया। पहले 2 एग्जांपल्स में हमने देखा कि हमने किस तरह इसको लोअर इंडेक्स को अपर कर दिया। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसको इस तरह करना है कि न्यू और न्यू ये कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे जो भी टर्म जो भी इंडेक्स रखता है वो इधर आ जाएगा, तो ये एक्स म्यू बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली बिल्कुल ये आप अब हमने जो को कंट्रावेरिएंट टेंसर ज्योमेट्रिक टेंसर यूज़ किया और हमने लोअर इंडेक्स को अपर बना दिया। अब आगे हम कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर यूज़ करेंगे और अपर इंडेक्स को लोअर बनाएंगे। और कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका है। जी न्यू ज़ीरो ये कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर है। एक्स न्यू ये आपके पास कोऑर्डिनेट है विच इज़ इक्वल टू फ्रॉम आइंस्टाइन समेशन। इसको आइंस्टाइन समेशन लिखने से सिर्फ 0 1 2 3 0 1 2 3 और समेशन में लिखना है। तो बिल्कुल G00 x0 प्लस G01 x1 और ये आइंस्टाइन समेशन हो गया, ठीक है। अब ये 1 है, G00 ये 1 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और फिर आप लोगों को पता है कि x नाट इज इक्वल टू x नाट के बराबर है। तो ये हमने x नाट लोअर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि G0 न्यू और न्यू यहाँ से ये न्यू और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे जो सबस्ट्रैक्ट में जो इंडेक्स है ये 0 ये इधर आ गया, तो x नाट बन गया। सिमिलरली G1 न्यू ले लीजिएगा, एक्स न्यू। तो आइंस्टाइन समेशन G10 x0 प्लस G11 x1 प्लस G12 x2 प्लस G13 x3। डिफरेंट जो वैल्यूज़ है इंडिसेस की वो मैट्रिक टेंसर की वो 0 हो जाएंगे। ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। हमारे पास G11 ये -1 के बराबर है। अब देखिए ये x1 है, माइनस में ने लिख दिया तो ये इंडेक्स ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1 1
तो ये G1 न्यू एक्स न्यू, ये X1, ये जो अपर इंडेक्स था ये लोअर, तो ये लोअर हो गया, मतलब यहाँ ये न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वन ये इधर आ गया, तो ये इधर हमने लिख दिया। अब जनरल इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिख दें, जी म्यू न्यू एक्स न्यू, ये न्यू ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो म्यू है ये इधर आ गया, तो ये हमारे पास एक्स म्यू के बाद। तो इस तरह जो ऑपरेशन होंगे ये याद रखिएगा कि ये ऑपरेशन कुछ इस तरह होंगे मैट्रिक टेंसर की, कि अगर आप अप्लाई कर दे तो ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ये जो इंडेक्स है ये लोअर आ जाती है एक्स म्यू, यहाँ पे जो भी इंडेक्स रहता है वो इधर ही आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज से भी पता चल जाएगा कि किस तरह हम इसको रेज और अपर कर सकते हैं। एक्सरसाइज में यह है कि रेज द इंडिसेस ऑफ एक्स अल्फा एक्स बीटा, यहाँ पे जो एक्स अल्फा है एक्स बीटा है, इसको हमने ये जो अल्फा और बीटा इसको हमने रेस करना है, अपर करना है, अपर बनाना है, तो करेंगे। इसका तरीका क्या है? ठीक है, तरीका ये है कि अल्फ़ा अल्फ़ा यूज़ अल्फ़ा और हो गया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से मैट्रिक टेंसर मल्टीप्लाई करना है बाई जी म्यू अल्फ़ा, क्योंकि इधर अल्फ़ा है मौजूद, तो इधर भी अल्फ़ा ये हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस अल्फ़ा और इस अल्फ़ा को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो ये जो म्यू है ये अपर आ जाएगा, मतलब ये अल्फ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये म्यू इधर आ गया, तो ये इधर आफ्टर ऑपरेशन एक्स म्यू एक्स बीटा एज इट इज़ है। अब इस इंडेक्स को हमने अपर करना है, तो न्यू बीटा से इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि जिस चीज़ से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ये याद रखिएगा कि इधर बीटा है तो बीटा होना चाहिए, बाकी जो एंडिस है वो डमी एंडिस है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू बीटा से इसको जो मैट्रिक टेंसर है इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये एक्स म्यू तो बाहर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बीटा और ये बीटा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ये न्यू इधर आ गया, तो एक्स न्यू। तो यहाँ पे जो ये लोअर इंडेक्स है इसको हमने इसकी जो इंडेक्स थे लोअर थे ये अपर हमने कर दिए यूजिंग मैट्रिक टेंसर से हमने इसको रेस कर दिए। अच्छा, एक और ए अल्फ़ा बी बीटा सी गैमा, ये एक टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी, और इसकी पावर्स है अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गैमा ये भी डमी इंडिसेस है और इसकी वैल्यूज़ भी 0 1 2 3 है, ये याद रखिएगा। कोई भी डमी जो इंडिसेस है आप यूज़ कर ले तो वो तो आपको 0 1 2 3 वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ सिंबल्स डिफरेंट है। अच्छा देखिए, हमने ए अल्फ़ा है, तो ए अल्फ़ा को हमने अल्फ़ा कॉन्टैक्ट करना है, तो जी हमने लेना है, अल्फ़ा ज़रूर लेना है, ठीक है। तो जी मैंने लिया वाई जी म्यू अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा इससे कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ये म्यू इधर आ जाएगा। फिर जी देखिए बी बीटा है, तो बीटा ये बीटा मैंने कंसिडर किया, इधर न्यू आ गया, तो ये तो कोई भी एंडिस आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोगों पे। तो अब ये बीटा और ये बीटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो न्यू है ये बीटा के इधर आना चाहिए, ठीक है, इधर गलत लिखा हुआ है ये ठीक नहीं है। फिर गैमा है, गैमा
और गेमा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रो इधर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी गलती से ये न्यू होना चाहिए, ये न्यू है, ये न्यू है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये म्यू इधर आ जाएगा, बीटा बीटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये न्यू इधर आ जाएगा, बी न्यू आ जाएगा, और यहाँ से गेमा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रो जो है ये सी रो आ जाएगा। तो ये हमने अपर इंडेक्स को लोअर कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी है, लोअर द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दिस। देखिए, फर्स्ट इंडेक्स को हमने इसका लोअर करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स को लोअर करना है तो यहाँ पे अल्फ़ा है फर्स्ट इंडेक्स, तो हमने अल्फ़ा नीचे जो जी का जो नीचे हमने यहाँ पे अल्फ़ा तो लेना ही है क्योंकि इसको लोअर करना है। और ये जो रो है ये कोई न्यू भी ले सकता है, कोई भी, तो मैंने रो ले लिया। अब इसको अगर हम अप्लाई कर दे इस पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो होगा कुछ इस तरह जो आगे भी सॉल्व करना चाहिए था। इसको अगर हम देखें तो ये इक्वल है, अब ये और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बीटा तो अपनी जगह पे है, ये इसको हम लिख सकते हैं जी, बीटा अपनी जगह पे है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जो रो है ये इधर आ जाएगा, तो ये रो हम इधर लिख सकते हैं। तो ये असल में हमने अप्लाई कर दिया एक इस पे हमें ये कहा गया है कि लोअर द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ जी अल्फा, तो हमने इसको लोअर कर दिया, और ये जी बीटा एज इट इज़, बीटा तो अपनी जगह भी थी, और ये लोअर हो गया, और फिर ये ज़ीरो के बराबर है, एफ बीटा इज़ नॉट इक्वल टू, इसी तरीके से भी है। देखिए, दो तरीके से इसको हम ले सकते हैं कि इसको ज़रा इसी तरीके से कि ये इक्वल है, अगर इसको हम सॉरी इस तरह नहीं, मतलब ये बीटा और ये रो अगर ये सेम नहीं है तो ये ज़ीरो के बराबर होगा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये लिखा था कि जी 0 1, अगर ये म्यू ये डिफरेंट है तो ये हमेशा के लिए ये ज़ीरो के बराबर होगा। अब ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म ये तकरीबन ये सेम है, तो यहाँ पे अगर ये और ये आपके पास ये तकरीबन सेम बिहेवियर है, जी अगर ये 1 है और ये 0 है तो फिर भी ये बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, ये फॉर्म और ये फॉर्म ये सेम है। ठीक है, तो ये भी 0 के बराबर हो, अगर ये 1 के बराबर, अगर ये 1 है ये 1 है, दोनों सेम है, तो ये हमेशा के लिए 1 के बराबर होगा, जिस तरह हमने जी 1 1 जो ऊपर हमने लिखा था या नीचे हमने लिखा था ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की थी, और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से इसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे x प्राइम 0, x प्राइम 1, x प्राइम 2, x प्राइम 3, if this event is seen from s prime, then these will be the coordinate of s prime। ये कोऑर्डिनेट है s प्राइम के और ये कोऑर्डिनेट्स है s के
अब ये जो दरमियान में जो मैट्रिक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं, विच मेक्स रिलेशन बिटवीन एस एंड एस प्राइम। और ये एस और एस प्राइम के दरमियान एक रिलेशन क्रिएट कर देता है। इसी वजह से एक रिलेशन है एस और एस प्राइम के दरमियान, और इसको लॉरेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये वन डायमेंशन में है। लास्ट लेक्चर में ये हमने स्टडी किया था, लेकिन इतना डिटेल से नहीं। लेकिन आगे आप देखते हैं, a connection has been made between this and this। ये एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट है, ये एस के कोऑर्डिनेट है, और ये कनेक्शन बना देता है बाय लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये एक कनेक्शन बना देते हैं एस के कोऑर्डिनेट और एस प्राइम कोऑर्डिनेट के दरमियान। एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, देयर आर मेनी ज़ीरोज़। अगर आप लोग देखें, इसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ आपको नज़र आ जाते हैं, और ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो डिस्कशन सेशन है इसमें भी बता दिया था कि इसमें जो ज़ीरोज़ है ये क्यों है। तो ज़ीरोज़ इसलिए है, this is due to the fact that we have considered an s prime which is moving only in the x axis। यहाँ पे जो हमने लिया था ये s प्राइम जो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इसको हमने लिया था कि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। लेट्स कंसिडर कि ये जो हमारे पास जो मोशन है ये ऑल डायरेक्शंस में है। जब ऑल डायरेक्शन में है तो फिर हमारे पास इसका जो कनेक्शन है और इसका जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको हम किस तरह देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरलाइजेशन है। देखिए ये एस प्राइम है, कोऑर्डिनेट है, ये एस के कोऑर्डिनेट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। लास्ट टाइम इसमें जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था बहुत सारे ज़ीरोज़ थे, लेकिन अब यहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं है, लेकिन ये जनरलाइजेशन है। देखिए ये ज़ीरो आपने, ये डेल्टा मैंने लिख दिया, ये जनरलाइज डेल्टा है, कोई मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं किए, जनरलाइज एक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। देखिए डेल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है बिल्कुल। फिर डेल्टा मैंने लिख दिया 1 1 1 1, फिर डेल्टा 2 2 2 2, डेल्टा 3 3 3 3। फिर लोअर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में 0 1 2 3। इसका मतलब है ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये डेल्टा 0 न्यू लिख सकता हूँ। मतलब ये पूरा रो जो है, ये पूरा रो मैं डेल्टा 0 न्यू लिख सकता हूँ। ये पूरा रो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा 1 न्यू, क्योंकि अगर मैं कंट्रैक्ट मतलब कंपैक्ट फॉर्म में लिख दूँ तो ये डेल्टा 1 लिख दूँ, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इस सिमिलरली। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, जनरलाइज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब रो एंड टू कॉलम, मतलब इधर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास 4 टर्म्स है, तो 4 इक्वेशन हमें मिलने चाहिए। तो 4 इक्वेशन हमारे पास कैसे आए, ये देखिए जनरल
फॉर्म ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 इक्वेशन, मतलब आफ्टर रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए। ये डेल्टा 0 0 एक्स नॉट के साथ, डेल्टा 0 1, मतलब ये मैंने कहा था कि ये डेल्टा 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इधर 0 1 2 3, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया x0 x1 x2 x3 के साथ। फिर x प्राइम 1 ये इसके बराबर है, x प्राइम 2 इसके बराबर है, x प्राइम 3 इसके बराबर है। ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, एक दफ़ा ज़रूर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखें, और सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये जो इक्वेशन ए में वन पार्ट में ले रहा हूँ, वन इक्वेशन को ले रहा हूँ, एक्स प्राइम 0, और ये मैंने उधर लिखा हुआ है कि ये इसके बराबर है। देखें सिंपल सी बात है, ये डेल्टा है, डेल्टा को अगर आप गौर से देख लें तो डेल्टा ऊपर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो डेल्टा का मैं 0 लिख सकता हूँ। ये अगर आप देखें, ये आइंस्टाइन समेशन है, इसको दोबारा कंपैक्ट फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा मैंने लिख दिया, ये 0 कर दिया, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर मैं न्यू लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, तो इसका तो मतलब है x की पावर मैं न्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल ही हो गया। अच्छा, इसका तो मतलब और फिर अगर आप पीछे उस इक्वेशन में देखें तो इसमें कॉलम में जो वेरिएबल है डेल्टा की 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो इसमें 0 1 2 3 कॉलम में है। बहुत आप पीछे देखें इसको इक्वेशन को, तो इसको अगर इक्वेशन ए को मैं एक सिंपल फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करूं, तो x प्राइम म्यू, मतलब इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो वो भी म्यू की शक्ल में मैं लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू ये जो ऊपर 0 1 2 3 था, इसको मैंने म्यू कहा, और ये ऑलरेडी न्यू है, और x न्यू, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन ए है ये कंप्लीट मैंने कंपैक्ट फॉर्म में लिख दिया। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है एक पार्टिकल की, एक इवेंट की, अगर हम देख ले, वो जो एस प्राइम है ये मूव कर रहे आल डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास वो मैट्रिक्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो मैंने कंपैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो एक्स प्राइम म्यू विच इज़ इक्वल टू दिस थिंग, अगर ये चीज़ आपको कहीं नज़र आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और ये ऑल डायरेक्शन में इसकी जो एस प्राइम की जो मोशन है वो ऑल डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्म, और ये अगर आप देखें तो एक्स म्यू ऊपर है, तो ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म हो गया। इसका कोवेरिएंट फॉर्म भी बन सकता है। फॉर कोवेरिएंट फॉर्म बिल्कुल वही इक्वेशन से आप कोवेरिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कोवेरिएंट फॉर्म में? डेल्टा को 0 0 0 0 ले लें, फिर 1 1 1 ले लें रो में, 2 2 2 ले लें नीचे, 3 3 3 ले लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से 0 1 2 3, ये इसको अगर मैं फर्दर लिख दूँ तो ऊपर यहाँ पे 0 1 2 3 की जगह न्यू, और यहाँ 0 है 0 है 0 है, तो इसका मतलब है ये 0 है,
और यहाँ पे अगर आप देख ले एक्स नॉट 1 2 3, तो इसकी जगह एक्स न्यू। तो ये आइंस्टाइन समेशन हमने वापस इस अंदाज में लिख दिया। अच्छा, फिर इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर हम इसको लिख लें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। और वो कैसे कि आपके पास इधर 1 है, डेल्टा 1, और ऊपर आपके पास न्यू आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स न्यू इधर आ जाएगा। ये भी हो सकता है। ये भी अगर आप देखें तो डेल्टा 2 हो गया, और ऊपर न्यू और एक्स न्यू। इधर आप जाए तो ये डेल्टा 3 नीचे आ गया, और ये तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 0 1। एक मिनट, इसको अगर मैं लिख दूँ इसी अंदाज में, तो पिछला जो लेक्चर है, सॉरी, ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, शायद आपको वो जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो भी समझ आ जाए। अच्छा, ये इसी तरीके से विच इज़ इक्वल टू, फिर इसको डेल्टा 3 कर दें, और ये न्यू हो गया, और ये एक्स न्यू है। देखिए, इसमें एक और पॉइंट ये है कि यहाँ से अगर आप देखें, इधर से अगर आप इसको गौर से देख लें, तो ये एक्स म्यू है, ये डेल्टा न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है। लेकिन यहाँ से भी 0 1 2 3 इधर से भी है। अगर इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो 0 1 2 3 के लिए और इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। और तो एक कम्पैक्ट फॉर्म में इसको अगर आप देखें एक्स 0 1 2 3, तो एक्स प्राइम लिख दे और म्यू लिख दे, ठीक है, एक्स प्राइम म्यू नीचे लिख दे। और इसको अगर कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो 0 1 2 3 की जगह म्यू भी लिख दे, तो डेल्टा न्यू म्यू एक्स न्यू। तो ये कम्पैक्ट फॉर्म हो गया। ये देखें, यहाँ से इसकी जो सोल्यूशन है एक्स प्राइम म्यू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा म्यू न्यू एक्स न्यू, और ये कोवेरिएंट फॉर्म है। यहाँ पे जो ये आपको पता है कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, डेल्टा म्यू न्यू एंड न्यू म्यू आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की ये ट्रांसपोज है, मतलब रो इनटू कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो ये आपको इस तरह नज़र आ जाएगा। अच्छा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स नोटेशन 2 एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हेयर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिंबल कॉल्ड क्रॉनिकल डेल्टा, आई क्रॉनिकल डेल्टा। ये जो डेल्टा है म्यू न्यू, ये इसी क्रॉनिकल डेल्टा, अगर ये म्यू न्यू बराबर है, मतलब डेल्टा 1 1 है, तो ये 1 के बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं है, जिस तरह मैट्रिक टेंसर में हमने किया था कि अगर ये बराबर है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो 0 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये डेल्टा म्यू न्यू, ये 1 के बराबर है, अगर ये बराबर है, अगर नहीं है तो ये इसके बराबर है। अच्छा, सिमिलरली ये भी अंदाज़ है हमारा डेल्टा म्यू न्यू, अगर ये म्यू और न्यू बराबर है तो ये 1 के बराबर है, अगर ये नहीं है तो ये 0 के बराबर है। The Laurent transformation matrix delta is now to be defined from यहाँ इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ये एक एक्स प्राइम म्यू है, एक्स प्राइम म्यू है विच इज़ इक्वल टू एक्स म्यू आई ई। इसको अगर आइंस्टाइन समेशन में लिख दे तो ये यहाँ से ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स म्यू इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये एक्स प्राइम म्यू, ये चीज़ आप लोगों को पता है
एक्स प्राइम म्यू ये पता है कि ये डेल्टा म्यू न्यू एक्स न्यू, और एक्स प्राइम म्यू ये अब पता है डेल्टा कोई और सिंबल रो म्यू, और ये एक्स रो, मतलब ये कंट्रैक्ट होने चाहिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग इसी इक्वेशन में जाके एक्स प्राइम म्यू की वैल्यू पुट कर लें, तो एक्स प्राइम म्यू की वैल्यू ये है जो यहाँ पे है, और एक्स प्राइम म्यू जो कोवेरिएंट फॉर्म है इसकी वैल्यू ये है। यहाँ से अगर आप ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये और ये इसको देखें, इसमें ये म्यू और ये म्यू ये कंट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम कंट्रैक्ट कर ले तो यहाँ पे इससे हमारे पास एक और सिंबल डेल्टा, ऊपर आपके पास रो रह जाता है, नीचे न्यू रह जाता है, तो ये एक और सिंबल की तरफ हम चले जाते हैं बाई इसकी जो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है दो मैट्रिक्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, म्यू म्यू कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो रो ऊपर और न्यू, तो ये डेल्टा रो न्यू रह जाता है, और बाकी एक्स न्यू अपनी जगह पे, एक्स रो अपनी जगह पे। तो ये एक और अंदाज में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी लिखा है कि ये जो हम इस तरह लिखते हैं इसको सपोज कर लेते हैं कि जी न्यू लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो फिर क्या होगा, इधर से मल्टीप्लाई कर ले और इधर से मल्टीप्लाई कर ले। जब इधर से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसमें न्यू न्यू ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जी रो लेमडा बच जाता है। और इधर से अगर आप देख ले जी न्यू लेमडा यहाँ है, तो इसको हमने लिख दिया एज इट इज़, दिस इज़ इन अनदर फॉर्म। ये इसको अनदर फॉर्म हम इसका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनदर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो हमारा इस लेक्चर का मकसद था वो हमारा एक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को हमने एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना था यूजिंग मैट्रिक टेंसर को यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे, और यहाँ से हम स्टॉप कर लेते हैं।